ओके, दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि देयर आर 14 सेल्स which are connected in series across the resistance of 82.6 ohms। मतलब 82.6 ओम का एक रेजिस्टर है जिसके अक्रॉस हमने 14 सेल्स को सीरीज में कनेक्ट कर दिया, तो हमें करंट की वैल्यू मिली 0.25 एम्पियर। 0.25 एम्पियर्स का हमें करंट मिला। फिर सेकंड केस क्या है, उसी सेम सेल्स को, ठीक है ना, सेम सेल्स है, उनको हमने पैरेलली कनेक्ट करा है, पैरेलली जॉइन करा है अक्रॉस द रेजिस्टेंस ऑफ 0.053 ओम्स। ठीक है ना, इसके अक्रॉस अब पैरेलली कनेक्ट करा है, तो हमें करंट कितना मिला है, करंट इज 25 एम्पियर्स, 25 एम्पियर का करंट मिला है। तो हमें कैलकुलेट करना है इंटरनल रेजिस्टेंस एंड ईएमएफ ऑफ ईच सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड ईएमएफ ऑफ ईच सेल। ठीक है ना, तो इसमें डायग्राम की इतनी नीड नहीं है, मैं आपको पहले थियोरेटिकल पोर्शन समझाता हूँ इसमें। तो मेन चीज़ जो इसमें समझने वाली है वो ये कि बेसिकली सर ईएमएफ का मतलब क्या होता है और इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है बेसिकली, और सर ये सेल्स को आप सीरीज़ और पैरेलल कनेक्शन कर रहे हैं तो ये कैसे कनेक्ट होते हैं। सो पहले बात करते हैं ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस से। तो ईएमएफ का मतलब ये होता है कि जब आपका सर्किट ओपन है, मान लो ये बैटरी यहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है ना, और यहाँ पे कोई भी आपका ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आपका कोई भी एक ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, ये हरा स्विच, अभी स्विच ओपन है, ठीक है। तो अब क्या सोचिए, जस्ट इस बात को सोचिएगा कि अगर स्विच ओपन होता है, ठीक है ना, अगर स्विच ओपन होता है तो क्या बैटरी का कोई पोटेंशियल नहीं होता, तो आंसर इज नो, ऐसा कुछ नहीं है, बैटरी का पोटेंशियल होता है। बट सर हम वी यहाँ पे पोटेंशियल तो तब कहते हैं जब यहाँ पे स्विच ऑन होता है, तो दैट वी व्हाट, वो वी क्या है, दैट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस। वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है जो इस बैटरी का हायर टर्मिनल है और जो इस बैटरी का लोअर टर्मिनल है उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो। बट ओपन सर्किट में, ओपन सर्किट के केस में जो इस बैटरी का पोटेंशियल होता है वो कहलाता है हमारा ईएमएफ। बेसिकली ईएमएफ की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बेसिकली। तो सर इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस वो चीज़ होती है, एक तरह का रेजिस्टेंस होता है विच इज़ ऑफर्ड बाय अ बैटरी, जो बैटरी की वजह से होता है। सर बैटरी की वजह से कैसे रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि आपको पता है आपकी बैटरी नॉर्मली किससे, कुछ लिक्विड्स या कुछ केमिकल्स से मिलके बनाई जाती है, ठीक है ना। आपने बहुत से इलेक्ट्रोलाइट्स से बनाया जाता है, आपने कैथोड और एनोड, मतलब बैटरी के बारे में आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, लिथियम आयोडाइड्स क्या कहते हैं, ठीक है ना, डेनियल सेल, इन सब सेल्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, तब आपने देखा होगा उसमें कुछ केमिकल्स का यूज़ करा जाता है। और बेसिकली कुछ इस तरीके से होता है ये, मतलब ये आपकी बैटरी की बॉडी हो गई, यहाँ पे आपका कुछ केमिकल हो गया, यहाँ पे आपका कैथोड है, यहाँ पे आपका एनोड है, और यहाँ से चार्ज का फ्लोज हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ चार्ज फ्लो करना चाह रहे हैं या फिर चार्ज फ्लो हो रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो तो मान लीजिए ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये आपका बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है ना, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। अब जाहिर सी बात है जब आपने इस पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट करते हैं या जोड़ेंगे बेसिकली, तो जाहिर सी बात है ये जो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ठीक है ना, वो यहाँ से घूमेंगे, घूमते घूमते सर्किट में गए, यहाँ से घूम के इस प्लेट से जैसे ही आएंगे, तो इस लिक्विड की वजह से, इस लिक्विड की वजह से इन इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर मूव करने में कुछ रेजिस्टेंस महसूस होगा, ठीक है ना, इस लिक्विड की वजह से, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स पड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने में एक रेजिस्टेंस फील होगा। प्लस क्योंकि अब ये
वापस अपने प्लेट के पास ही आ रहा है, एक सर्किट का एक पूरा चक्कर मार के वापस अपने प्लेट के पास ही आ रहा है, और नेगेटिव चार्ज नेगेटिव प्लेट के पास आ रहा है, तो जाहिर सी बात है नेगेटिव प्लेट उसको आने नहीं देगा, ठीक है ना कुछ तो फोर्स लगाएगा, और उसकी वजह से भी उसको एक अपोजिशन मिलती है, एक रेजिस्टेंस मिलती है। अब क्योंकि ये रेजिस्टेंस किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की वजह से नहीं आ रही है, खुद ही बैटरी के अंदर जो उसकी कंपोजिशन है उसकी वजह से हो रही है, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस। इसीलिए जो आपका ईएमएफ वैल्यू होती है किसी भी मटेरियल की या किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की, वो ज़्यादा होती है लेकिन उसका पोटेंशियल कम होते हैं, जैसे कि, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस बेसिकली, ठीक है। बात करें अगर सेल्स के सीरीज़ और पैरेलल कनेक्शन के बारे में, तो जैसे रेजिस्टर्स को सीरीज़ कनेक्शन में आप इक्विवेलेंस अगर निकालना हो तो रेजिस्टर्स का R1 + R2 + R3 सो ऑन कर देते हो। ऐसे ही सीरीज़ कनेक्शन में अगर बैटरीज जुड़ी हो तो उनके ईएमएफ को निकालने का, इक्विवेलेंट ईएमएफ को निकालने का फॉर्मूला होता है E1 + E2 + E3 एंड सो ऑन। और अगर पैरेलली कनेक्टेड हो तो इट इज़ 1/इक्विवेलेंट 1/E1 + 1/E2 एंड सो ऑन, ठीक है। सो खैर मूव ऑन टू द क्वेश्चन पे आते हैं वापस। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 14 सेल्स को हमें सीरीज़ में कनेक्ट करा था, ठीक है ना, कनेक्टेड इन सीरीज़ विद द रेजिस्टेंस 82.6 ओम्स, 82.6 ओम्स के रेजिस्टेंस के साथ हमने उसको जोड़ा था। मैं कहा ठीक है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे हम कुछ चीज़ों को कंसिडर करेंगे कि लेट द EMF ऑफ one cell is E and the internal resistance is small r, ठीक है ना। EMF को हमने EMF को E मान लिया और इंटरनल रेजिस्टेंस को हमने कह दिया लेट इट बी R, वो R है इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। सो अब अगर हम बात करें हमारे केस फर्स्ट की, जब हमने कैसे उसको जोड़ा है, सीरीज़ में जोड़ा है उसको, सीरीज़ में कितने सेल्स को, 14 सेल्स को हमने सीरीज़ में जोड़ा है। तो जाहिर सी बात है अगर 14 सेल्स को हमने सीरीज़ में जोड़ा है तो इनका टोटल EMF कितना हो जाएगा, मेरे ख्याल से 14E हो जाएगा। सर 14E क्यों हो जाएगा सर, आपको कैसे पता? 14E इसीलिए हो जाएगा क्योंकि मैंने रेजिस्टेंस में आपको एक कंसेप्ट लिखवाया था कि अगर n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स जिनका रेजिस्टेंस सेम है, सीरीज़ में कनेक्टेड हो, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाता है 3R, यानी कि नंबर ऑफ रेजिस्टर्स इनटू रेजिस्टेंस ऑफ वन रेजिस्टर। तो नंबर ऑफ रेजिस्टर के साथ उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो सेम वही कंसेप्ट हमने यहाँ लगा दिया क्योंकि ये सीरीज़ में कनेक्टेड है, और सीरीज़ में आप इसी तरीके से निकालते हो इक्विवेलेंट, तो इसीलिए नंबर ऑफ रेजिस्टर के साथ मैंने एक रेजिस्टर का मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि हमने सबकी रेजिस्टेंस को क्या माना है, सबकी EMF को हमने क्या माना है, E मान लिया है, ठीक है सर। वहीं पे बात करें अगर हम टोटल रेजिस्टेंस की, तो एक तो इसको हमने किसी मटेरियल के अक्रॉस हमने इसको लगाया था जिसका रेजिस्टेंस था 82.6 ओम्स, कितना था, 82.6 ओम। इसमें ऐड हो जाएगा रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच बैटरी, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ व्हाट, ईच बैटरी या ईच सेल, हर एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी ऐड हो जाएगा। अब क्योंकि बैटरी सीरीज़ में कनेक्टेड है तो यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस जो उसका हुआ वो भी सीरीज़ कनेक्शन में है, और सीरीज़ कनेक्शन में अगर कुछ होता है तो उसको ऐड करके नॉर्मली निकाला जाता है। इट विल ऑल्सो बी 14R, जैसे बैटरी का हुआ वैसे इसका हो गया। अब इससे अगर हम कैलकुलेट करेंगे हमारा करंट,
तो ओम्स लॉ कहता है करंट विल बी इक्वल टू पोटेंशियल बाय रेजिस्टेंस। दिस इज ओम्स लॉ, पोटेंशियल बाय रेजिस्टेंस। करंट हमारा क्या था, वो था हमारे 0.25 इज इक्वल टू पोटेंशियल हमारा टोटल है 14E डिवाइडेड बाय इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करें तो इट इज़ 82.6 प्लस टोटल रेजिस्टेंस की बात करें तो 82.6 प्लस 14R। इसको हम कह देते हैं कि यह है हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम बात करते हैं केस सेकंड की। सेकंड केस, जब हमने बैटरी को पैरेलली कनेक्ट करा है, तो पैरेलल कनेक्शन करा है तो टोटल ईएमएफ क्या हो जाएगा। टोटल ईएमएफ मेरे ख्याल से आप समझ ही जाएंगे कि टोटल ईएमएफ अब सर हो जाएगा E/40। E/40 ये हो जाएगा सर टोटल ईएमएफ। अच्छा, और टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा फिर। टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा, एक तो हमने उसको 0.053 ओम्स के रजिस्टर के क्रॉस लगाया तो वो वाला रेजिस्टेंस, प्लस बैटरी का अपना इंटरनल रेजिस्टेंस। अब क्योंकि वो पैरेलली कनेक्टेड है तो उनका टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा R/114, R/14। और इस केस में हमारा जो वैल्यू आ रही थी करंट की, वो आ रही थी 25 एम्पियर। इट विल बी इक्वल टू EMF यानी कि E/14 डिवाइडेड बाय 0.053 प्लस R/14। इसको हम कह देते हैं कि यह है हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो दोनों केसेस से हमने दो इक्वेशन बना ली है, दिस एंड दिस। हमें निकालना था EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस को। तो हम एक काम करते हैं, दोनों इक्वेशन को हम आपस में डिवाइड कर लेते हैं। क्यों सर डिवाइड कर लेते हैं बस, एक एडवांटेज ही रहेगा। क्या एडवांटेज रहेगा अभी बताते हैं। तो जब हम दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0.25/25 इज इक्वल टू 14E अपॉन 82.6 प्लस 14R डिवाइडेड बाय E/14 अपॉन 0.053 प्लस R/14 इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, पॉइंट घटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 25 से ये 100 बार कट जाएगा तो इट विल बी 1/100 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें तो ये जाएगा 14E अपॉन 82.6 प्लस 14R इंटू 0.053 प्लस R/14 डिवाइडेड बाय E/14 ठीक है ना। डिवाइड में है ना तो इस तरीके से लिख सकते हैं। अब E से E यहाँ पे हम देख सकते हैं, E से E आपका यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। 14 की बात करें तो 14 ऊपर मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, हाँ 14 ऊपर मल्टीप्लिकेशन में जाएगा और यहाँ पे भी 14 है एक, तो इट विल बी 1/100 इज इक्वल टू, इस वाले 14 को मैं इधर ले जाता हूँ, 14 इंटू 1/100 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में, 14 उधर मल्टीप्लिकेशन में, तो 53 और 14 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 53 मल्टीप्लाई बाय 14 होती है 12, 7 3 4 5 20, 4 इंटू 5 742, it would be 0.742 plus R upon 82.6 plus 14R। अब हमें बस इसको सिंप्लीफाई करना है और R की वैल्यू निकालनी है, तो ये जाएगा 82.6 प्लस 14R इज इक्वल टू, यहाँ करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 742 हो जाएगा, फिर 742 का 14 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इट बी 4 2 8 4 4 16 7 28 29 247 8 8
13 10 तो ये जाएगा 10388 प्लस 1400 आर, सॉरी 1000 हो गया, 1400 आर। अब 14 आर को इधर भेज देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, तो इट विल बी ठीक है ना। इट इज़ काइंड ऑफ टाइम टेकिंग। तो मैं इसका डायरेक्ट आपको आंसर बताता हूँ कि आंसर क्या होगा। आप कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, मतलब करके देख लेना।